हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक मैथ विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम लोग जो क्लास 10th है, इस क्लास 10th का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगा क्या? साइंस यानी विज्ञान का एक सीरीज होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि 50 दिन 50 मैराथन सीरीज। अब इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में होगा क्या? इसमें बच्चों हम लोग जो है पूरा का पूरा जो आपका साइंस है उसको कंप्लीट कराएंगे 50 दिनों में। कुछ भी आपका नहीं छोड़ेंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बायो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में आपका ये जो सीरीज फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या? विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जैसे हमको पता है कि विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायो। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो हमारा क्या होगा? फिजिक्स होगा। ठीक है, तो इस भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस भौतिक विज्ञान की परिभाषा जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो देखिए होता क्या है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उसमें होने वाले अन्योन क्रियाओं तथा रूपांतरों का अध्ययन करते हैं। आपको समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। आपको अभी इसको समझने के लिए हम बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करेंगे, आपको बताएंगे, इसके इतिहास में चलेंगे। ठीक है, जब आपको उस सारा का सारा नॉलेज बता देंगे तब आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है भौतिक विज्ञान। इसमें 2 चीजें आए हैं, एक द्रव्यमान आया है, एक क्या आया है? ऊर्जा आया है। तो समझते हैं कि ये द्रव्यमान क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। जब इसको समझ लेंगे उसके बाद फिर उसके बीच में क्रिया रूपांतरण कराएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। आप समझिए, ये जो परिभाषा दी गई है, ये दिया गया था, ये हमारे बहुत ही महान एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप लोगों को पता होगा। ठीक, उन्होंने ये परिभाषा दिया था। जब वो इस परिभाषा को नहीं दिए तो उससे पहले फिजिक्स की परिभाषा कुछ और कही जाती थी। फिजिक्स, इसको बोला जाता था भौतिक विज्ञान को, यानी कि प्रकृति को जानना, इसका यही मतलब था। अब क्या है? परिभाषा दूसरा बदल गया है, द्रव्यमान और ऊर्जा। तो अब इसका रोल क्या है, आइए समझते हैं द्रव्यमान का और ऊर्जा का। हमको पता है ये हमारा जो टोटल यूनिवर्स है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? 2 चीजों से मिलकर बना है, क्योंकि वही दोनों चीजों में सारी चीजें आ जाएगी। अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। एक है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा, और तीसरा अगर कोई चीज है वो स्पेस है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, एक है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा, अगर तीसरा कुछ है तो वो क्या है? स्पेस है। समझ में आया? तो समझते हैं द्रव्यमान क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक साइड में द्रव्यमान लेते हैं, एक साइड में ऊर्जा लेते हैं। अब द्रव्यमान के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर ऊर्जा के बारे में, फिर दोनों में क्रिया रूपांतरण कराएंगे, फिर हमारा परिभाषा निकल के आएगा। अब समझिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान को आप बोल सकते हैं पदार्थ बोल सकते हैं, या तो द्रव्य बोल सकते हैं, या द्रव्यमान बोल सकते हैं। समझिए होता क्या है, एक तरीके से यहाँ हम पदार्थ नाम लेंगे द्रव्यमान का। अब देखिए बच्चों, ये जो होता है द्रव्यमान, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। अब इसी तरीके से जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक चौथी अवस्था हो जाती है, उसका नाम होता है प्लाज्मा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, 5वां अवस्था आ जाती है बोस आइंस्टीन। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन पार्टिकल होता है। ठीक, तो हमको यहाँ 3 और 4 के बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं होता क्या है। एक द्रव्यमान या तो पदार्थ, जिसमें क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये क्या आपका है? द्रव्यमान है। ठीक है, इसका ये क्या होता है? इसका स्थान घेरता है। ठीक है, इसका कुछ वजन होता है, सारा यही है द्रव्यमान। अब ये 3 प्रकार का होता है, एक है ठोस, एक है द्रव, और तीसरा क्या है? गैस। अब समझते हैं ठोस क्या है। ठोस वे होते हैं जिसके अणु एकदम पास पास रहते हैं, और जो है ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। यानी कि अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारी धातुएं, सोना चांदी है, तांबा एल्यूमिनियम जस्ता है, इस तरीके से आपका देखिए ये मार्कर है, इस तरीके से हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है? ठोस हैं। इस तरीके से ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या है? ठोस है। इस तरीके से ये बॉटल है, बॉटल भी क्या है? आपका ठोस है। इधर लाइटिंग वाइटिंग लगा है, दीवार उवाल है, सारे के सारे चीजें क्या है? ठोस है। ऊपर फैन चल रहा है, वो भी ठोस है। ठीक, ये सभी के सभी क्या है? ठोस है। अब इसी तरीके से जो आता है, अगला आता है हमारा गैस, तो वो द्रव। अब द्रव क्या होता है? द्रव का मतलब होता है जिसके अणु जो होते हैं एक थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और इसमें द्रव में क्या होते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं रहता और आयतन निश्चित रहता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये आकार क्या है और आयतन क्या है। तो आइए समझाते हैं आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉटल लिए, ठीक, ये क्या है? एक बॉटल है। अब इस बॉटल में
पानी रख दिया जाए, मान लेते हैं ये क्या है 1 लीटर पानी आएगा, तो इस बोतल के अंदर जो पानी आया 1 लीटर, वही 1 लीटर उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। अब आकार क्या होता है, अभी ये अगर आप देखेंगे, अगर पढ़े होंगे मैथ, तो ये सिलिंड्रिकल टाइप का यानी बेलनाकार है, ठीक। तो इसका अभी आकार क्या है, बेलनाकार है। तो इसका आकार निश्चित नहीं है द्रव का। कैसे, अगर मान लेते हैं 1 लीटर पानी है, अभी ये बेलनाकार है, और इसी 1 लीटर पानी को हम एक थाली ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले ले, एक थाली। अब थाली में इस पानी को गिरा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो उसका आकार बदल जाएगा, है ना, थाली जिस आकार की होगी उस आकार में ये ढल जाएगा, ठीक। तो आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन कैसे निश्चित होता है, वो पानी 1 लीटर था, तो अभी गिराने के बाद भी क्या हो जाएगा, 1 ही लीटर रहेगा उस थाली में भी। ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा। ये आपका क्या है, द्रव है। अब द्रव का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो भी लिक्विड के फॉर्म में होता है, सारे की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, द्रव कहलाती है। जैसे हो गया आपका तेल हो गया, पानी हो गया, इसी तरीके से आपका दूध हो गया, इसी तरीके से आप एक धातु होता है द्रव अवस्था में, होता है क्या, पारा। शायद आप सभी को पता होगा पारा होता क्या है, जो आपके डॉक्टर साहब लोग होते हैं, अभी तो दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया, पहले जो थर्मामीटर रहता था उसके अंदर लिक्विड भरा रहता था, वही क्या होता है, पारा होता है। वो एक धातु है, दुनिया में 118 तत्वों में एक ही मात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड के फॉर्म में है, बाकी सभी ठोस है, ठीक है। इसको हम आगे बताएंगे। अब जो तीसरा आता है पदार्थ यानी द्रव की अवस्था, वो होती है गैस। गैस क्या होता है, इसके देखिए अणु क्या होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं, एकदम बिखरे हुए रहते हैं। इसका ना तो आकार निश्चित रहता है, ना ही आयतन निश्चित रहता है। ये गैस होते हैं, जैसे बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, ठीक है। जो परमाणु परमाणु वो आवर्त 18 होता है, आवर्त नहीं, जो वर्ग 18 होता है, उन सभी जितने भी तत्व आते हैं उसमें, वो सारे के सारे क्या होते हैं, गैसें होती हैं। तो इस तरीके से सल्फर गैस भी है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुने होंगे, ये सभी क्या है, गैसें हैं। अब आपको एक जानकारी के लिए चीज बता दें, इस पूरे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उसमें से अकेले हिस्सा कौन लिया, मान लेते हैं पूरी 100% गैसें हैं। अकेले नाइट्रोजन जो है 78% छेक आया है, बाकी 21% बचा क्या, वो कौन लिया है, ऑक्सीजन ले लिया है। अब बचा 1%, इसी 1% में जितनी गैसें बचती हैं वो सभी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पदार्थ की 3 अवस्थाएं। अब आती है बात पदार्थ की एक अवस्था और आपको बताएंगे हम, जो कौन सी होती है, चौथी अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अभी होता क्या है चौथी अवस्था, ये ठोस द्रव गैस सब एक में मिला के रहते हैं। जैसे प्लाज्मा, एक एग्जाम्पल बताएंगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप अपने अंदर का ब्लड ले लीजिए, यानी खून, ठीक है। ब्लड देखिए अभी तुरंत निकालेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, कुछ देर वो क्या हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। वो लिक्विड सॉलिड होता ही नहीं है, वो एक प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है, चिपचिपा एक तरीके से कह सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या देखे होंगे, गोंद देखे होंगे, ठीक है, आप लोग गम भी बोलते हैं उसको, तो वो गम दूसरे टाइप का हो जाता है, गम ना बोला करिए, गोंद बोलिए, ठीक है। तो ये जो गोंद होता है वो क्या होता है, वो भी क्या प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसी तरीके से आप देखते होंगे आपके अंदर, समझ में आया, नाक में जो होते हैं पोटा होता है, म्यूकस बोला जाता है, ठीक है, वो भी किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसी तरीके से आप देखते होंगे जो हमारा सूर्य है वो खुद एक प्लाज्मा अवस्था में है, तो ये चौथा अवस्था हो जाता है। अब हम जो बात आती है पदार्थ की, पदार्थ के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, यानी कि जो भी यहाँ पे दिख रही हैं पूरे पृथ्वी पे, एक पृथ्वी भी खुद एक तरीके का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, ये सभी क्या आ गई, पदार्थ के अंदर आ गई। अब आपको बताए थे कि पूरी की पूरी दुनिया 2 चीजों से बनी है, एक आपको पदार्थ के बारे में बता दिए, फिर हम आपको बताएंगे किसके बारे में, यानी ऊर्जा के बारे में। पदार्थ मतलब द्रव्यमान के बारे में बता दिए, ठीक। अब इसके बाद तीसरा स्पेस होता है, वो तो आपको पता है, अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, इसका अंत ही नहीं है। तो अब समझिए, अब जो हमारा पदार्थ है यानी कि जो द्रव्यमान है, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा जो भी है, इनके बीच में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं और रूपांतरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, तभी जाके नई नई चीजें बन रही है, समझ में आया। अब आते हैं इधर, इधर क्या लिए हैं, ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में समझते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर ऊर्जा है तभी हम कार्य कोई कर सकते हैं, ये ऊर्जा होता है। ऊर्जा को ना तो जनरेट किया जा सकता है, यानी कि न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। तो आइए बताते हैं कैसे बदल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका लाइट है, ठीक। अब इसी तरीके से लाइट, ऊपर एक बल्ब लगा है, अब इसमें जब लाइट ऑन करते हैं यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है,
तो वो जलने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। थोड़ा थोड़ा उष्मा भी देता है, उष्मी ऊर्जा में बदल गया। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला। ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, सभी ऊर्जाओं को दो भागों में बांटा गया, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे मान लेते हैं प्रकाशीय ऊर्जा हो गया आपका, नाभिकीय ऊर्जा हो गया आपका, वैद्युत ऊर्जा हो गया, उष्मी ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, इसी तरीके से आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है, ऊर्जाएं हैं, कई सारे प्रकार के होते हैं, सब आपस में बदलते रहते हैं। दो चार एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती होगी, ये रासायनिक ऊर्जा, उसको जला दिए, प्रकाश आ गया, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गया। इसी तरीके से हम ले लेते हैं हीटर। घरों में जो है अब ठंडी आने वाला है, तो घरों में सबके हीटर जो है चालू किया जाएगा। तो हीटर में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती है और हीट करने लगता है, यानी कि उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी दे देता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा हो जाती है, ठीक। इसी तरीके से आप ले लेते हैं जो माइक, ठीक है, हेलो माइक वाले, तो क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, फिर उसमें क्या हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और भी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप देखिए मोटर। मोटर क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चलने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है विद्युत ऊर्जा से। आप देख लीजिए एक तरीके से सबसे बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए जनरेटर। क्या चीज, जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर आपका जो काम करता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, तेल डालते हैं, डीजल, ठीक है। उसके बाद फिर वो विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा से। ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें विद्युत डाल रहे हैं, डाल तो रहे हैं, डीजल और यांत्रिक ऊर्जा है, उसके से क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ऊर्जाओं के बीच में हम देख रहे हैं क्या, रूपांतरण हो रहा है, और पदार्थों के बीच में क्रियाएं रूपांतरण हो रही है, ठीक। तो उसी को कहा गया था कि विज्ञान, वो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, ऊर्जा, समझ में एकदम 100% आया हुआ, द्रव्यमान क्या है और ऊर्जा क्या है, तथा उसमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, जैसे आपको बताए हैं बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, इसी तथा रूपांतरण, अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरणों का अध्ययन करते हैं। अब क्या है, द्रव्यमान है और ऊर्जा है, उसमें क्रियाएं हो रही हैं और उसमें रूपांतरण भी हो रहा है, उन्हीं का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या है, भौतिक विज्ञान है। आई होप आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब ये देखिए आगे जो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, एक बहुत ही खतरनाक जो है, एक तरीके से खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका कोई प्रूफ है नहीं है, कोई भी गलत भी नहीं कर पाया और कोई सही भी नहीं कर पाया, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने थ्योरी दिया था E=mc²। अब ई होता क्या है, ई मतलब होता है एनर्जी, अर्थात हिंदी में लिख देते हैं ऊर्जा, ठीक। यहाँ से एम मतलब है मास, यानी कि द्रव्यमान। ये एम का मतलब क्या है, मास मतलब द्रव्यमान है। सी का मतलब क्या है, प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल, ठीक। अब समझिए बात को, अभी तक हम आपको सिर्फ यही बताए हैं कि द्रव्यमान आपस में अदला बदली कर रहा है, एक दूसरे से नई नई चीजें बना रहा है, कि ऊर्जाएं अलग आपस में अदला बदली कर रही हैं। हम आपको तो ये बताया ही नहीं है कि द्रव्यमान और ऊर्जा भी क्या एक दूसरे से बदल सकते हैं, यानी द्रव्यमान से ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है और ऊर्जा से द्रव्यमान में चीजें कन्वर्ट हो सकती है। यही बताए थे कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, E=mc²। इसी से रिलेट करके ये परिभाषा हम लोग का बनाया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये है बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज। इन्होंने कहा था अगर मान लेते हैं कोई द्रव्यमान लेते हैं, अब पहले समझ लेते हैं प्रकाश की चाल होता क्या है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी का चाल अगर देख लिया जाए, उसमें सबसे ज्यादा चाल किसका होता है, प्रकाश का, ठीक है। आइए समझते हैं कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर। अब कहने का मतलब 10⁵ का मतलब होता है 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो बाबू, इसका चाल इतना है, यानी कि वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा। आप सोचो 1 सेकेंड में प्रकाश कितना तेज जा सकता है। यहाँ अभी भारत में है, अगले बार रसिया में हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा, जापान में हो जाएगा, फिर अमेरिका में हो जाएगा, कनाडा में, जहां मन करे वहां जा सकता है सेकेंडों में, है ना। अगर किसी का उतना वेग हो गया तो वो जहां मन करे 1 सेकेंड में जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अगर मान लेते हैं कोई द्रव्यमान है, हम मान लेते हैं आप हैं, ठीक, तो हम लोगों का अगर वेग जो है, जो प्रकाश का वेग है, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, ठीक,
तब क्या हो जाएगा, वो द्रव्यमान सीधे के सीधे किस में बदल जाएगी, एनर्जी में। और आपको बताएं एनर्जी क्या होती है, वो दिखती ही नहीं है, बिल्कुल अदृश्य होती है, ठीक है। अभी आपको बाहर जो सूर्य की रोशनी आपको दिखती है तो वो प्रकाश है, ठीक। प्रकाश आपको नहीं दिख रहा है, उसकी किरणें दिख रही है, समझ में आया। प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। बल्ब जलता है, वो बल्ब की किरण दिख रही है, वो उसके अंदर जो प्रकाश है वो नहीं दिखता है, ठीक है। प्रकाश हमको दिखता नहीं है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझ में आया। अब ये क्या है, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर मान लेते हैं कोई द्रव्यमान है, उसका वेग जो है प्रकाश के वेग का स्क्वायर हो जाए, तो वो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी बाबू अगर हम लोग का वेग इतना हो गया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जो कि ऐसा अभी संभव नहीं है। अब इसको क्यों नहीं गलत साबित कर पाए, क्योंकि किसी का वेग हुआ ही नहीं उतना। जब वेग होगा करके देखेंगे, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा तब ना गलत साबित करेंगे, हुआ ही नहीं तो कौन गलत साबित करेगा। अब देखिए आगे समझिए, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्या ये सत्य है। आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आप रोड पे खड़े हैं, ठीक, अपने घर के सामने दरवाजे पे खड़े हैं और रोड पे देख रहे हैं एक पैदल व्यक्ति जा रहा है, उसको जाते हुए आप 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जैसे भी हो सकता है देख सकते हैं। फिर कोई साइकिल से जा रहा है और कम समय तक देखेंगे, फिर कोई बाइक से जा रहा है और कम समय तक देखेंगे, क्योंकि उसका जो है बाइक का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 120 किलोमीटर बहुत तेज जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा, 80-90 की स्पीड में जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं कार गुजर जाए 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और कम समय तक दिखेगा। मान लेते हैं जहाज गुजर जाए उसी रास्तों पर से, जो कि संभव नहीं है, तो क्या होगा, वो और कम समय तक दिखेगा, क्योंकि उसका रफ्तार क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। ट्रेन गुजर जाए, उसका क्या हो जाएगा, और कम समय तक दिखेगा, जहाज से थोड़ा ज्यादा समय दिखेगा। इसी तरीके से हमको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समय क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी वस्तु हमको कम समय तक दिख रहा है। तो क्यों नहीं जो है, अगर किसी का वेग इतना हो जाएगा वो गायब ही हो जाएगा, है ना, वो दिखे ही ना, पलक झपके गायब। इस अभी सोचा हमको जाना है पाकिस्तान, ठीक है, वहां तबाही मचाने, पहुंच गया पाकिस्तान। अगर अभी सोचे हमको जाना है रसिया में, पहुंच गया रसिया में। चाइना में जाना है, चाइना पहुंच गया। अमेरिका में जाना है, अमेरिका पहुंच गया। अभी कहाँ 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 2-3 जगह लड़ाई हो रहा है, वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे देश, अन्य देशों में लड़ाई हो रहा है। अब यही क्या था, ये किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यही है E=mc²। इसी के बेस पे हमारा भौतिक विज्ञान का परिभाषा बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ इस विज्ञान के जो पार्ट है पहला, भौतिक विज्ञान, उसका परिभाषा समझाए हैं, और उस परिभाषा को समझाने में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको रिवाइज करा दी हैं, उसका ज्ञान प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसके बाद जो है आपका जो पहला चैप्टर होगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी दिया गया है, ये एग्जाम में नहीं आता है, जानकारी से रिलेटेड था। अब जो पढ़ेंगे वो एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला हेडिंग डालते हैं, जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग बच्चों आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यही चैप्टर फर्स्ट है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, वस्तुएं किस तरीके से दीप्त दीप्त होती हैं, इसको पढ़ने से, ये सब बेसिक है। जब इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग प्रकाश पूरी तरीके से पढ़ने के लायक हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं, प्रकाश अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, लाइट। अभी होता क्या है, सबसे पहले आपको बताए हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी आपको समझाए हैं, जब इधर ऊर्जा समझा रहे थे तो क्या बताए थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। किस तरीके से प्रकाश जो है विद्युत से बदल रहा था, यानी बल्ब जला रहे थे तो वह विद्युत ऊर्जा था, तो विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल गया था, प्रकाश ऊर्जा में। तो एक तरीके से प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, प्रकार छोड़िए, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। अब इसके बाद इसका काम क्या है, ये हमारी दृष्टि की संवेदना को बनाए रखती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश है तो उसी की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारी आंखें तो वही है, दिन में हमको दिखता है, रात में नहीं दिखता है।
रात में अगर लाइट आ जाती है तो हमको रात में दिखने लगता है, क्योंकि दिन में प्रकाश उपस्थित है और रात में जब लाइट आता है तभी प्रकाश उपस्थित रहता है, तभी हमको कोई वस्तु दिखती है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि की संवेदना को, जो हमारे दृष्टि की संवेदना को बनाए रखता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाश का आप इतना परिभाषा लिख सकते हैं, इतना बहुत काफी है। ठीक है, अब समझिए प्रकाश के गुण हम लोग समझेंगे। अगर जब प्रकाश के गुण समझ लेंगे तो इसी में प्रकाश के बारे में बहुत डिटेल जान लेंगे। ठीक है, प्रकाश के गुण अब जब समझेंगे तो गुण नंबर पहला है, जो हमारा प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, पहला गुण क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है। ठीक है, गमन आपको नहीं समझ में आएगा, सीधे लिख लीजिए चलती है। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश गुजरा तो ये इस तरीके से सीधा जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर जा रहा है तो इधर भी सीधा जाएगा। सीधा का मतलब आपको ये टेढ़ा नहीं है, इस तरीके से अगर ऐसे जाए, ठीक है, यार घूम घूम के, वही टेढ़ा है। अगर इधर जा रहा है तो इधर भी सीधे जाए, इधर जा रहा है तो इधर भी सीधे जाए, यही क्या है, एक सीधी रेखा में जा रहे हैं। मान लेते हैं ये प्रकाश इधर जा रहा है तो ये भी अभी सीधी रेखा में है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलती है। कहने का मतलब ये है, आप टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च जब जलाते हैं तो जिधर मुंह करके जलाते हैं उधर सीधे चला जाता है, ऐसा तो है नहीं घूम के इधर चला है। ठीक है, ऐसा है नहीं है। तो यही कहा गया है कि प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का यही गुण है। तो बाबू जब ये चल रही है, इसका चाल तो होगा ही, है ना। अभी आपको समझाए थे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर किसी का चाल है तो किसका है, प्रकाश का चाल है। ठीक है, तो प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 पे पावर 8, कहाँ है 18 लिख रहे हो, 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे कितना आएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये होता है प्रकाश का चाल, यानी कि सबसे ज्यादा चाल किसका होता है, प्रकाश का। अब आती है बात, प्रकाश की चाल ज्यादा होती किसमें है, निर्वात में। ठीक है, अब निर्वात क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक होता है आपका ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है, इस तरीके से एक होता है निर्वात। जैसे मान लेते हैं वायुमंडल है, ठीक, वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं। ठीक है, ये हवा इसको बोला जाएगा। निर्वात क्या है, निर्वात का मतलब जहाँ पे धूल कण ना हो, ठोस ना हो, कुछ चीज हवा ना हो, कुछ भी ना हो। जैसे हो गया अंतरिक्ष, गुरुत्वीय क्षेत्र से जब आप बाहर चले जाएंगे तो वही क्या है, आपका निर्वात होता है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होगा। ठीक, अब सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। अब समझिए तीसरा जो गुण है, तीसरा गुण है, प्रकाश भले सीधी रेखा में चल रही है लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, वेव के रूप में। यानी कि भले इस तरीके से सीधे जा रही है लेकिन ये इसे लहराते हुए जाएगी। ठीक है, वेव की तरह। जैसे आप पानी देखे होंगे, कोई बड़ा सा तालाब वाला, उसमें आप एक क्या करिए, पत्थर मारिए तो लहराते हुए इस तरीके से जाता है ना, वही क्या है, तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विद्युत विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, गमन करता है, यानी कि ये प्रकाश इस तरीके से सीधे जाएगा लेकिन ये क्या होगा, इस तरीके से जाने लगेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, अब जब आप तरंग पढ़ेंगे डिटेल से तो तरंग 2 तरीके का होता है। देखिए जितनी चीजें आएंगी हम सबको समझाते रहेंगे, चाहे वो आगे आए चाहे वो पीछे चला गया हो। ठीक है, हर एक चीज को आपको समझाएंगे, बस यहाँ समझिए, आगे उसको जब उसका यूज पड़ेगा तो आपको खुद समझ में आएगा। अब देखिए जो तरंग होता है वो 2 तरीके का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है
और जो हमारी ध्वनियां होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब ये 3 गुण हो गया। ठीक, अभी फिलहाल नीचे जगह नहीं है, तो आपको क्या करते हैं, इन तीनों को एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चौथा लिखवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम हट जाते हैं। चलिए, जो पांचवा है उसको समझते हैं। ठीक है, ये पांचवा है। अब समझिए पांचवा क्या है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। उसी छोटे छोटे बंडलों को क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। अब ये फोटान एक नई चीज है, आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुने होंगे, लेकिन जो है फोटान होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे 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 बंडलों के रूप में होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, फोटान। प्रोटॉन मत लिख देना, जिसे क्या कहते हैं, फोटान। ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसे फोटान कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि ये आपको पता है, एक सीधी रेखा भले जाती है, लेकिन ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में इस तरीके से जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये छोटे छोटे इसे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। छोटे छोटे क्या होता है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। एक जगह क्या रहेगा, छोटा छोटा ऊर्जा का बंडल रहेगा। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी पैकेट। ठीक है, वो माइट्रोकांड्रिया वाला नहीं है एनर्जी पावर हाउस। ठीक है, ये एक क्या है, फोटान है। एनर्जी पैकेट छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये सभी क्या था, जो हमारा प्रकाश था उसके गुण थे। अब आइए समझते हैं कुछ और बेसिक जानकारी। देखिए, इसके बाद होता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। एक होता है क्या, अपारदर्शी माध्यम। एक क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। ये आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ बस जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम समझाते हैं आप लोगों को। इसका कोई परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, बस खाली समझते रहिए। अब देखिए पारदर्शी माध्यम होता क्या है। जैसे मान लेते हैं, हम जानते हैं प्रकाश जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक, तो वो पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। जैसे बाबू अभी ये दीवार है, ठीक, अगर मान लेते हैं प्रकाश आया इस दीवार पे, अब दीवार से वो बगल चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये दीवार क्या हो गया, ये तो व्हाइट बोर्ड है, इसके पीछे दीवार है। दीवार कैसा माध्यम हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। अगर मान लेते हैं बढ़िया वीआईपी दुकानी में जब आप लोग जाते होंगे तो एक अच्छा खासा शीशा लगा होता है। देखिए अंदर वो भी क्या रहता है, उजाला रहता है। ठीक है, तो ये उजाला क्यों रहता है, प्रकाश क्या है, उस शीशे के रास्ते दूसरे माध्यम में पहुंच गया, यानी उस बगल से इस बगल पहुंच गया, तो शीशा एक तरीके से क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कोई एक तेल में भिगोए हुए कागज रहता है, अभी एक कागज लीजिए, आप ऐसे करके देखेंगे वो उसके आर पार नहीं दिखेगा। ठीक है, आप तेल में उसको भिगो लीजिए, फिर आप देखिए इस बगल से उस बगल दिखेगा, तो भीगा हुआ कागज भी कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं एग्जाम्पल में, और अपारदर्शी माध्यम के तो हजारों एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये है पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब ये बगल से वो बगल प्रकाश चला जाए, वो पारदर्शी माध्यम है, और अपारदर्शी माध्यम का मतलब है ये बगल से वो बगल प्रकाश न जाए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा झलक दिख रहा है किसका, प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का। तो परावर्तन होता ही है कि जब प्रकाश वो बगल न जाए, इस एक माध्यम से आए दूसरे माध्यम में न जाए, लौट के वापस चला जाए। तो कैसे हो सकता है, पारदर्शी माध्यम रहेगा तब होगा कि अपारदर्शी माध्यम रहेगा तब होगा। तो अपारदर्शी माध्यम रहेगा तभी ना लौट के वापस जाएगा। अब इसी को परावर्तन बोल दिया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अपवर्तन क्या हो जाएगा, अब प्रकाश से बगल से वो बगल चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जल ले लीजिए, ठीक है, जल के अंदर प्रकाश चला जाता है कि नहीं,
जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। अगर कोई पदार्थ नहीं जाता है तो अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। अब इसके बाद आता है वस्तुएं, प्रकाश से रिलेटेड है। एक होता है दीप्त वस्तुएं, ठीक, दीप्त वस्तुएं, और एक होता है अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। देखिए समझिए होता क्या है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ये वस्तु की बात किया जाता है, यानी कि जैसे हम कहें प्रकाश किसके किसके पास होता है और किसके पास नहीं होता है, उसी के आधार पे इनको बांटा गया। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है और वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका सूर्य है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है तो दीप्त वस्तु है। इसी तरीके से आपका देखिए ढेबरी हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसकी तरीके से आपका टॉर्च हो गया, ये सभी क्या है, दीप्त वस्तुएं। इन सब में क्या है, प्रकाश है, ठीक। तो ये दीप्त वस्तुएं होंगी। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे स्वयं हम लोग इंसान हो गए, हम लोगों के पास खुद का प्रकाश नहीं है। किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से, या तो लालटेन के, या ढेबरी के, या तो फिर यहाँ से बैटरी के, या तो फिर बल्ब के, इन सभी के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपका जो हो गया पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के पास भी क्या है, खुद का प्रकाश नहीं है। प्रकाश कहाँ से पाती है, सूर्य से। चंद्रमा भले चमकता है लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। वो क्यों चमकता हुआ दिखता है, उसके पास सूर्य से प्रकाश मिलता है, समझ में आया। अब जितनी भी तारे हैं उन सभी के प्रकाश पास क्या है, प्रकाश है। तो सभी तारे क्या हो गए, दीप्त वस्तु हो गई, ठीक है। और जिसके पास प्रकाश नहीं है वो क्या हो गई, अदीप्त वस्तु हो गई। तो आप सभी को इतना समझ में आया होगा, ये था बेसिक जानकारी। अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अपवर्तन इसमें नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के बारे में पढ़ना है। फिर आगे जब पढ़ेंगे तब हम जाके अपवर्तन पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बाबू देखिए हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। पहले हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं एक माध्यम बना दी, ठीक है, ऊपर एक अलग माध्यम है, नीचे एक अलग माध्यम है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, परावर्तक तल इसको कहा जाता है। अब आप खुद से बताइए ये कैसा हो सकता है, ये परावर्तक तल कैसा होगा, पारदर्शी होगा या अपारदर्शी होगा। ये अपारदर्शी होगा, तभी ना इस बगल से इस बगल नहीं जाएगा प्रकाश। तो ये इसको बोला जाता है परावर्तक, परावर्तक तल, ठीक। या तो ये कैसा है, अपारदर्शी माध्यम। कैसा है ये, अपारदर्शी माध्यम। अब होगा क्या, जब ये परावर्तक तल अपारदर्शी माध्यम है तो मान लेते हैं प्रकाश इसे आएगा, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मान लेते हैं माध्यम फर्स्ट है, ये मान लेते हैं माध्यम सेकंड है। प्रकाश जब आ रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रहा है, आ रहा है। अब दूसरे माध्यम में क्या होगा बाबू, दूसरे माध्यम में जब आएगा तो ये इसी माध्यम से टकरा के उन्हें क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है, उन्हें क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और बीच में हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, अभिलंब, ठीक। अब कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जब प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, आ रही है तो इसको बोला जाता है आपतित। आ रही है तो क्या, आपतित किरण, ठीक है, आ रही है तो आपतित किरण हो गया। अब परावर्तित हो गई तो ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब समझो, जब आ रही थी तो एक कोण बनाई, क्या बनाई, एक कोण बनाई, ठीक है। एक मिनट रुकिए, माफी चाहते हैं दोस्तों, कोई आ गया था। चलिए हम क्या समझ रहे थे, अब ये जो किरण आ रही है ये है क्या, आपतित किरण, ठीक। अब जो जा रही है वो कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अब इसके बाद जब यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ना, इसको बोलते हैं कोण आई, ठीक। इसका एक नाम होता है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, ठीक। अब ये परावर्तित हो गई तो इधर भी एक कोण बना, इसका नाम हो जाता है क्या, परावर्तन कोण। क्या नाम हो जाता है, परावर्तन कोण, ठीक।
अब इसको बोलते हैं कोण आर, इसको क्या बोलते हैं, कोण आर। ये है कोण आई, कोण आर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप घर पे जाके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जिस एंगल से आती है किरण उसी एंगल से वापस चली जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड है, अब उधर से लाइट आ रही है, अब इस बोर्ड पे पड़ेगी तो उतने ही एंगल से क्या होगी, वापस चली जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट घर पे करना है, तो आप आगे एक शीशा रख लीजिए, एक साइड में अपने बाबू बहनी किसी को रख दीजिए, एक साइड में आप खड़े हो जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको उसको कहना है हिलते डुलते रहो, अब जब तक हिलो, अब जब तक मेरा चेहरा वहरा ना दिखने लगे, ठीक। जब जिस समय वो आपको देखने लगेगी, आपका चेहरा दिखने लगेगा, उसी समय आप उसको भी शीशे में देख पाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो परावर्तन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाती है, ठीक। अगर आप उसका पैर देख पा रहे हो तो वो भी आपका पैर देखेगी, अगर आप चेहरा देख पा रहे हैं तो वो भी आपका चेहरा देख पा रही होगी, ठीक है। ऐसा एकदम होगा, हम प्रैक्टिकल करके देखे हैं और आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर से। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जब ये लौटी तो कुछ घटना हुआ, इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन लिख देते हैं, ये तो डायग्राम है, ठीक। अब समझ में आया होगा तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जब, अच्छा यहाँ लिख देते हैं नीचे, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अभी पहुंची नहीं है, बस जा ही रही है, ठीक है, जाती है। तो दूसरे माध्यम से, दूसरे माध्यम से टकरा कर, टकरा कर पुनः, दूसरे माध्यम से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को, इस घटना को, ठीक है, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रकाश का परावर्तन। समझ आया। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो दूसरे माध्यम से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान है। अब ये जो है 2 नंबर का आता है, 2 से ज्यादा नहीं आता और 2 से कम भी नहीं आता है। अगर आपका आता है एग्जाम में तो ये 2 नंबर का आता है, लेकिन इतना नहीं, इसका नियम भी लिखने के लिए आता है। तो अब इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। चलिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे जो आएगा वो आएगा आपका प्रकाश के परावर्तन के गुण। क्या आएगा, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के गुण, ठीक। अब देखिए होता क्या है,
चलिए बच्चों, तो अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के गुण हो गए। हम आपको पढ़ा दिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, डिफिनेशन भी बता दिए और इसके बाद ग्राफ भी बनवा दिए इसका। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम कौन कौन सा होता है उसको समझते हैं। पहला जो नियम होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब ये आपका एक तल है, ठीक है। कैसा तल है, समतल है, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही है। क्या है पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। पहला नियम यही है बच्चों कि क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका क्या होता है, अभिलंब होता है। यहाँ आपतन बिंदु इसको बोला जाता है, ठीक है, एवं बीचों बीच से खींचा जाता है। अब जो आपका दूसरा नियम है वो आपको पहले थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि आपको यहाँ पे जो आपतन आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये और दोनों बराबर होते हैं। यही आपका दूसरा नियम है। कैसे, हम आपको एग्जाम्पल बताएं। एक तरफ आप खड़ा हो जाइए, एक तरफ किसी बाबू बहनी को खड़ा कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपको जब वो देखने लगेंगे तब उनका चेहरा आप भी देख पाएंगे। अगर आपको हाथ वो देख रहे हैं तो आप भी उनका हाथ देख पाएंगे। क्यों, इसी वजह से क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, इस आपतन कोण को क्या बोल सकते हैं, कोण आई, तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण, इसको क्या बोल सकते हैं, कोण आर, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आपस में लिखिए, चाहे ना ऐसे लिख दीजिए, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। ये आपका दूसरा नियम, अर्थात अर्थात जो कोण आई है वो बराबर हो जाए किसके, कोण आर के। ये आपका दूसरा नियम है। तो आज का जो क्लास है यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। आगे जो भी क्लास आएगा वो सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक आएगा। अब देखिए, जो आपका ये 50 दिन 50 मैराथन सीरीज शुरू हुआ है, इस 50 दिन 50 मैराथन में हम आपको पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ाएंगे जो कक्षा 10 का है। अगर ये 50 दिन 50 मैराथन सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आपको ये वादा करते हैं कि आपको जो है साइंस में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर डेली बाय डेली एक एक क्लास आपका आता रहेगा और आप लोग देखते रहिए, इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हाँ, ये जो है आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो आप लोग इसको लिखिए, और एक चीज़ और, आप लोग घर पे जाके डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो क्यों प्रैक्टिस करिए, क्यों इतना ज़रूरी है, ज़रा हम 2 मिनट समझाते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आपको कुछ समझाए होंगे, मान लेते हैं हम 100% नहीं समझाए होंगे, 90% समझाए होंगे, क्योंकि 10% किताबों में क्या दिया रहता है, थ्योरी टाइप का लिखा रहता है, उसको हम बोल बोल के बता दे रहे हैं, ठीक। तो आप कितनों भी सीखे होंगे, 50 से 60% चीज़ें सीख पाए होंगे। वो कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, इस तरीके से उतना ही सीख पाता है। लेकिन अब प्रैक्टिस का देखिए क्या है खेल। मान लेते हैं हम आपको 90% चीज़ें बताएं, आप 60% चीज़ें सीख लिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद फिर क्या होगा, अगर मान लेते हैं आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे जो है 60 से 30 हो जाएगा, 30 से 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, 0%। ना हमारे मेरे पढ़ाने से कोई फायदा हुआ, ना आपके पढ़ने से कोई फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस रिवीजन नहीं किए। तो ये क्या होगा, 0 हो गया। अगर मान लेते हैं प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो 60 से धीरे धीरे बढ़ेगा, 70 होगा, 80 होगा, किताबों से पढ़ेंगे, 90% 100% चीज़ें आप 100% सीख सकते हो। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो आपको देखिए, जो 0 होने वाला था वो आपका 90% 100% चीज़ें हो गई, ठीक है। तो प्रैक्टिस का इतना बड़ा महत्व है। आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस बढ़िया से एकदम दबा के करिए, क्योंकि एग्जाम का समय आया हुआ है
और आप लोगों के साथ बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं। आपको बता भी दिए हैं कि ये जो हमारा 50 दिन 50 मैराथन सीरीज शुरू हुआ है, ये साइंस का है, और ऑलरेडी जो है मैथ का 50 दिन 50 मैराथन चल रहा है। उसमें जो क्लास 10th का है वो इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे। वो क्या है, मतलब साइंस का प्लेलिस्ट अलग है और मैथ का प्लेलिस्ट अलग है, इसी चैनल पे है। उसको भी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से। उसमें भी एक एक फार्मूला, एक एक थ्योरी आपको बढ़िया से समझाया गया है, एक एक क्वेश्चन कराया गया है। बिल्कुल ये जो आपका क्लास कराया जा रहा है एग्जाम को टारगेट करके, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आए। तो बाबू इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।